दोस्तों ये स्टोरी का 92 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। वेदांत ने सार्थक का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, साफ साफ बता, कहना क्या चाहता है। सार्थक ने हैरानी से वेदांत को देखकर कहा, हम लोग हनीमून ट्रिप पर गए थे तो हनीमून ही होगा ना, इसलिए तो इतना भड़क रही है। इतना कहकर सार्थक जाकर बेड पर आराम से पसर गया। वहीं वेदांत और वामिका एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। वेदांत ने मन ही मन वामिका से कहा, हमसे अच्छे तो यह हैं। वामिका ने भी मन ही मन वेदांत से माफी मांगते हुए कहा, अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ो ना। वहीं वेदांत ने फिर सार्थक को देखकर कहा, भड़क रही है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सार्थक बोला, अब तुम दोनों इतने शरीफ भी नहीं हो कि तुम्हें यह सब बात समझ ना आए। अरे मेरे और उसके बीच दूरियां थी, लेकिन एक दिन उसने 2 घूंट गटकी और अपने दिल की बात बोल दी, और फिर मुझे पता चल गया कि वह भी मुझे प्यार करती है। बस मैंने खुद को कंट्रोल नहीं किया और हमारे बीच वह सब कुछ हो गया। तुम्हारे बाबा बनने की प्लानिंग। वामिका बोली, ठीक से बताइए ना। सार्थक बोला, ठीक से क्या बताऊं, सिद्धि दिमाग में यह बात बैठा चुकी है कि मेरा और प्रिया का कुछ चल रहा है, जबकि मेरा और प्रिया का कुछ नहीं चल रहा। दूसरी बात, उसे इस बात का गुस्सा आ रहा है कि मैं उसके करीब क्यों चला गया, बस और कुछ नहीं। उसे समझाओ भाभी कि मुझ पर वह ध्यान दे, प्रिया पर नहीं। वेदांत ने पास रखा हुआ एक तकिया उठाया और सार्थक के मुंह पर फेंकता हुआ बोला, तेरे अंदर खुद तो शर्म नहीं है, खुद तो अक्ल है नहीं। हम क्यों समझाएं उसे, तू खुद क्यों नहीं समझाता? तू खुद उसे अपने प्यार का एहसास क्यों नहीं करवाता? तू उसे बताता क्यों नहीं कि तेरा और प्रिया का कुछ नहीं है? सार्थक बोला, कितनी बार बताऊं, कितनी बार उसे एक बात खटकती है कि प्रिया मुझसे बात क्यों करती है। वेदांत बोला, जब प्रिया तुझसे बात करती है और तेरे घर में आग लगा रही है तो तू प्रिया को खुद से दूर क्यों नहीं करता? सार्थक बोला, कितनी बार तो बोल चुका हूं उसे, लेकिन वह तो एक नंबर की चुड़ैल है, ऐसी चिपकती है, ऐसी पटकती है कि क्या ही बताऊं। और सिद्धि को समझा समझा कर थक गया हूं, अब मुझसे नहीं होता। रही बात डिवोर्स की, तो आप दोनों दिमाग से यह बात निकाल दीजिए कि मैं उसे डिवोर्स दूंगा। देर सवेर उसे सब समझ आ जाएगा। इतना कहकर सार्थक उठा और बाहर की तरफ जाने लगा, और तभी वेदांत बोला, डिवोर्स तो होकर रहेगा। यह सुनते ही सार्थक, जो कि बहुत अच्छे मूड में आया था, उसका दिमाग खराब हो गया। उसने पलटकर वेदांत को देखा और बोला, मैं अपनी सफाई दे चुका हूं और यह भी बता चुका हूं कि डिवोर्स नहीं होगा। वेदांत ने हाथ बांधकर कहा, डिवोर्स तो होगा। अगर तुम नहीं चाहते कि सिद्धि तुमसे दूर हो तो जाकर उसे अपने दिल की बात बताओ, उसके लिए कुछ स्पेशल करो, उसे अपने प्यार का एहसास करवाओ, उस पर अपना विश्वास बनाओ, वरना मैं तुम दोनों का डिवोर्स करवा दूंगा। सार्थक भी दांत पीसता हुआ बोला, मेरा दिमाग मत खराब करो भाई, मैं कह रहा हूं ना, मैं उससे डिवोर्स नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। वामिका बोली, क्यों नहीं दोगे, बताओ क्यों नहीं दोगे? पिछले 2 सालों से तुमने मेरी बहन के लिए किया ही क्या है, बताओ मुझे। मुझे तो याद नहीं कभी तुम उसे डेट पर लेकर गए हो, मुझे तो याद नहीं कभी तुमने उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदा हो, उसे लेकर शॉपिंग पर गए हो या उसे लेकर डिनर करने गए हो। याद भी है आखिरी बार तुम दोनों साथ में कब गए थे? सार्थक बोला, तो इसमें मेरी गलती है भाभी, तुम्हारी बहन उसे पढ़ाई के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। जब मैं कमरे में आता हूँ तब पढ़ती हुई मिलती है, सुबह उठता हूँ तो पढ़ती हुई मिलती है। कितनी बार सोचता हूँ कि बात कर लूँ, बात कर लूँ, बात कर लूँ, लेकिन नहीं, उसे तो बस अपनी पढ़ाई दिखाई देती है और कुछ नहीं। मुझे तो यकीन भी नहीं आता कि वह मुझे प्यार करती है। देखिए भाभी, अगर उसके अंदर एटीट्यूड है तो मेरे अंदर भी है, डिवोर्स तो नहीं होगा। इतना कहकर सार्थक जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही वेदांत ने उसका हाथ पकड़कर कमरे के अंदर वापस खींचा और उंगली दिखाकर वार्निंग करते हुए बोला, डिवोर्स तो होगा सार्थक, और मैं करवाऊंगा डिवोर्स। और अगर तुम यह डिवोर्स नहीं चाहते तो सिद्धि पर अपना विश्वास बनाओ, अपने रिश्ते को टाइम दो, सिद्धि को अपने दिल की बात बताओ, सिद्धि को मना लो ताकि वह डिवोर्स ही ना मांगे। और अगर तुम यह नहीं कर सकते तो 1 हफ्ते के अंदर लॉयर से पेपर बनवा दूंगा और तुम डिवोर्स दोगे। और अगर तुमने ज्यादा आनाकानी की तो मैं सॉरी भाई से सारी बातें शेयर कर दूंगा। और तुम जानते हो भाई को। सार्थक ने अपना हाथ झटका और वेदांत को एक नजर गुस्से में देखा और वहां से चला गया। उसके जाते ही वेदांत ने वामिका को देखकर कहा, देखा तुमने? वामिका बोली, हाँ देख रही हूँ कि प्यार तो करता है लेकिन जताता नहीं। वेदांत बोला, इस बारे में बात नहीं कर रहा, यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन दोनों के बीच में भी सब कुछ हो गया, जबकि दोनों के बीच दुनिया भर की दूरियां थी, और हम दोनों, हमारे बीच तो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मैं तुम्हें पहले से ही लव करता था। वामिका के गाल हल्के से लाल हुए, वह बोली, सुबह सुबह क्या बात लेकर बैठ गए?
जाइए जाइए, आपको ऑफिस नहीं जाना। वेदांत ने अगले ही पल वामिका की कमर पर हाथ डालकर खुद से सटा लिया और उसकी आंखों में देखकर प्यार से बोला, वामिका तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? वामिका ने अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करते हुए नामे गर्दन हिला दी। अगले ही पल वेदांत ने अपना चेहरा वामिका की गर्दन में छुपा लिया और उस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, बहुत बेदर्दी हो तुम। वामिका के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने भी अपनी पकड़ वेदांत पर कसते हुए कहा और अगले ही पल वेदांत उसे अपने प्यार का एहसास कराने लगा। धीरे धीरे वेदांत का प्यार थोड़ा और आगे बढ़ा और उसने वामिका को गोद में उठा लिया। जैसे ही वह वामिका को लेकर बेड पर आया, वैसे ही बाहर से सॉरी की आवाज आई। वेदांत, जो कि वामिका को गोद में लेकर खड़ा हुआ था, उसने हड़बड़ाहट में वामिका को छोड़ दिया और वामिका सीधा बेड पर जा गिरी। और यह देखकर वामिका को गुस्सा आ गया। वामिका ने अपने बदन को मसलते हुए बोली, वेदांत ऐसी हरकतें करते हो और उम्मीद भी करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करूं? एक दिन ऑफिस में तुमने मुझे ऐसे ही गिरा दिया और अब यहाँ भी। अब तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। इतना कहकर वामिका जल्दी से उठी और तभी शौर्य दरवाजे के पास आता हुआ बोला, सॉरी बच्चों, मैं आ रहा हूँ। और इतना कहकर शौर्य अंदर आ गया। वामिका गुस्से में वेदांत को देख रही थी, लेकिन शौर्य को देखकर उसने अपनी नजरें फेर ली। शौर्य ने कहा, वेदांत चलो। वेदांत ने बच्चों की तरह हाँ में गर्दन हिलाई और एक बार वामिका की बाजू पर हाथ लगाया तो वामिका ने गुस्से में झटक दिया। शौर्य ने कहा, लगता है दोनों के बीच लड़ाई हो गई। वेदांत बोला, नहीं भाई, बस ऐसे ही। शौर्य ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, अपनी बीवी को मनाकर जल्दी बाहर आ जाओ, मीटिंग के लिए निकलना है। इतना कहकर शौर्य वहां से चला गया। उसके जाते ही वेदांत ने अपने दोनों कान पकड़ लिए। वामिका ने गुस्से में वेदांत के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, शर्म तो तुम्हें आती नहीं है? बिल्कुल नहीं आती। अपनी बीवी को ऐसे कौन करता है? अगर मुझे चोट लग जाती तो? वेदांत ने कान पकड़कर कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज माफ कर दो। वामिका ने ना में गर्दन हिलाई और कमरे से बाहर जाने लगी। तभी वेदांत ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसे गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद करी। उस दिन भी डर गया था और आज भी डर गया। वामिका बोली, आप ही की बीवी हूँ, किसी और की बीवी नहीं हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा करते हैं। वेदांत वामिका से दूर हुआ और फिर से कान पकड़कर बोला, पक्का प्रॉमिस, आज के बाद नहीं करूंगा। वामिका ने कुछ नहीं कहा। वेदांत ने वामिका के माथे पर किस किया और उसके गाल पर हल्का सा हाथ रखकर, जाना पड़ेगा, वरना सच कहूं जाना नहीं चाहता। अगर सिद्धि और सार्थक के रिश्ते के बारे में सोचेंगे कि क्या करना है, और प्लीज आज तुम वह बालकनी वाला डिनर अरेंज कर देना। वामिका ने वेदांत को धक्का देते हुए कहा, जाओ यहाँ से, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम्हें मैं खाना तो दे दूं, बड़ी बात है। वेदांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह वहां से चला गया। उसके जाते ही वामिका सीधा बालकनी में आ गई। तब तक वेदांत भी शौर्य के साथ गाड़ी तक आ पहुंचा था। शौर्य गाड़ी में बैठा और वेदांत गाड़ी में बैठने वाला था। फिर उसने एक हाथ उठाकर वामिका को बाय किया और वामिका ने भी बाय कर दिया। वेदांत गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद शौर्य अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करता हुआ बोला, सब ठीक है वेदांत? वेदांत ने कहा, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध की जब आंख खुली तो उसने एक अंगड़ाई तोड़ी तो उसका हाथ सीधा अभिमान के चेहरे पर जाकर लगा। उसे याद आया कि कल रात अभिमान उसी के कमरे में सोया था। अनाथ आश्रम में इतने कमरे नहीं थे कि पूरी रघुवंशी फैमिली अलग अलग कमरों में रह सके। इसलिए अभिमान अनिरुद्ध के कमरे में, शौर्य सिवाय दिव्यांश एक कमरे में, डैनी और हर्षवर्धन एक कमरे में ठहरे हुए थे। वहीं अनिरुद्ध ने जब अभिमान को देखा तो चुपचाप बेड से उठकर हमेशा की तरह ग्राउंड में चला गया और वहां एक्सरसाइज करने लगा। उसने मुश्किल से 5 मिनट एक्सरसाइज की होगी कि अभिमान भी वहां आ गया और वह भी एक्सरसाइज करने लगा। अनिरुद्ध कुछ देर अभिमान को देखता हुआ एक्सरसाइज कर रहा था, फिर कुछ सोचकर बोला, आपने कहा था कि मैं और आप दुश्मन थे, हम दोनों दुश्मन क्यों थे? अभिमान बोला, क्योंकि मैं बेवकूफ था और तुम समझदार, और दुश्मनी तो तभी होती है ना जब एक बेवकूफ और एक समझदार होता है। अनिरुद्ध बोला, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप बेवकूफ हैं, बल्कि आपको देखकर लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। अभिमान ने हंसकर कहा, इंटेलिजेंट नहीं था मैं, बेवकूफ ही था। तुम्हारी अच्छाइयों को इग्नोर करता गया और अपने एटीट्यूड को बढ़ावा देता गया। अनिरुद्ध बोला, मैं कुछ समझा नहीं, ठीक से बताइए ना। अभिमान ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे और मेरे पेरेंट्स थे, और तुम्हें तुम्हारी बहन आराध्या को पाला, और यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैं खामखा बिना बात तुमसे दुश्मनी मोल लेकर बैठ गया। इसके बाद अभिमान ने ऐसी बात, बहुत सारी बातें अनिरुद्ध को बताई, जिसे सुनकर अनिरुद्ध बहुत हैरान था, लेकिन अभिमान ने इस बात का भी ध्यान रखा कि अनिरुद्ध को कुछ ऐसा ना बताएं जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाए। वह दोनों बात करते हुए एक्सरसाइज ही कर रहे थे कि 2-3 जीप
आकर अनाथ आश्रम के गार्डन में रुकी। उन जीप को देखकर अभिमान और अनिरुद्ध दोनों ही रुक गए। दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। अभिमान बोला, लगता है अन्ना के आदमी हैं। अनिरुद्ध ने कहा, नहीं, यह गवर्नमेंट जीप है, हो ना हो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होगा। तभी उन गाड़ियों में से 3-4 गवर्नमेंट ऑफिसर निकले। उनके हाथ में कुछ पेपर थे और वह सीधा अनिरुद्ध के पास आए। उन्होंने अनिरुद्ध को एक पेपर थमाते हुए कहा, अनाथ आश्रम खाली करो, अब यह गवर्नमेंट के अंदर में है। यह सुनकर अनिरुद्ध हैरान हो गया। इतने में एक दूसरे ऑफिसर ने एक इन्वॉल्व अभिमान की ओर बढ़ाते हुए अनिरुद्ध की ओर बढ़ाते हुए कहा, एक और बात, तुम्हारी बेल जरूर हो गई है, लेकिन तुम पर केस है कि तुमने ही मिस्टर नायडू को मारा है, इसलिए तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। अनिरुद्ध एक बार फिर हैरान हो गया। वह कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से सिवाय अंगड़ाई तोड़ता हुआ आया और बोला, अब क्या आफत आ गई ऑफिसर। ऑफिसर ने सिवाय को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, आप जो कोई भी हैं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध को देखा और बोला, एक हफ्ते के अंदर अनाथ आश्रम खाली हो जाना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर अनाथ आश्रम खाली हो जाना चाहिए और पुलिस स्टेशन तो तुम आज ही जाओगे। इतना कहकर जैसे ही वह पलट कर जाने लगा, वैसे ही पीछे से दिव्यांश बोला, सिवाय की बातों का जवाब नहीं दोगे ऑफिसर। ऑफिसर रुक गया। उसने पलट कर दिव्यांश को देखा और बोला, देखो, मैं यहाँ अनिरुद्ध से मिलने आया था और उसे कुछ वार्निंग देने आया था। मैंने दे दी, अब मैं वापस जा रहा हूँ। अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से बात मनवा लेती है। सिवाय जो कि सीढ़ियों के पास खड़ा था, वह आराम से बैठ गया और उसके बाद दिव्यांश भी बैठ गया। दिव्यांश तो अब भी अपनी अंगड़ाई तोड़ रहा था, जबकि सिवाय हैरानी से ऑफिसर को देख रहा था। दिव्यांश बोला, ऑफिसर, मैं भी तो देखूं, वह कौन से पेपर हैं। सिवाय ने हल्की सी गर्दन घुमाकर दिव्यांश को देखा और बोला, इन पेपर को दिखाने से काम नहीं चलेगा। दिव्यांश बोला, लेकिन पेपर देखने तो दो। अनिरुद्ध दिव्यांश के पास आया और उसने वह पेपर दिव्यांश के हाथ में रख दिए। दिव्यांश ने वह पेपर पढ़े और ऑफिसर को देखकर बोला, क्या बात है, अक्ल वगैरह तो तुम्हारे अंदर है नहीं। किसी ने पैसों की गड्डी फेंकी और तुम कुत्ते की दुम लेकर हिलाने लगे। गवर्नमेंट ऑफिसर को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, जुबान संभाल कर बात करो। दिव्यांश बोला, पहले तुम अपनी नौकरी संभालो, क्योंकि अगले 24 घंटे में तुम सस्पेंड होने वाले हो। गवर्नमेंट ऑफिसर हैरानी से दिव्यांश को देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। दिव्यांश ने पेपर देखकर कहा, यह वह पेपर है जिसमें तुम कह रहे हो कि अनिरुद्ध के ऊपर केस है। कमाल की बात है, मिस्टर नायडू का कत्ल कल सुबह हुआ, लेकिन यह पेपर एक हफ्ते पहले ही बन गए। क्या बात है, मानना पड़ेगा तुम्हारी गवर्नमेंट को। फास्ट नहीं है, 7 दिन पहले एडवांस है। यह सुनकर अनिरुद्ध, अभिमान और सिवाय तीनों ही हैरान हो गए। वहीं ऑफिसर इधर उधर देखने लगा। दिव्यांश की बात सुनकर सिवाय ने जल्दी से दिव्यांश के हाथ से पेपर लिए और उस पेपर को ऊपर से नीचे तक देखा। जहां दिव्यांश को गुस्सा आ रहा था, वहीं सिवाय को हंसी आ गई। वह हंसते हुए बोला, अरे वाह दिव्यांश, मानना पड़ेगा, तुझे बारीक से बारीक चीज भी तो ऐसे ही ढूंढ लेता है। सही कहते हैं चाचू कि तू मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, बस अपनी स्मार्टनेस दिखाता नहीं है। इतना कहकर सिवाय ने ऑफिसर को देखा और बोला, चल अपनी कीमत बोला। ऑफिसर हैरानी से सिवाय और दिव्यांश को देख रहा था। इतने में दिव्यांश ने कहा, सुना नहीं सिवाय ने क्या कहा, अपनी कीमत बोल, तो जितनी मांगेगा हम उतनी दुगनी देंगे। वह ऑफिसर थोड़ा सा घबरा गया। उसने रुमाल निकाला और अपना चेहरा पोंछते हुए कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सिवाय ने कहा, हम तुझे नहीं, इस पेपर को गलत समझ रहे हैं। चल अपनी कीमत बोला। ऑफिसर बोला, देखो आप सच में मुझे गलत समझ रहे हैं। सिवाय अब खड़ा हो गया तो ऑफिसर भी थोड़ी सी घबराहट हुई। सिवाय एक कदम किसी शेर की तरह उसकी तरफ बढ़ा तो ऑफिसर एक कदम पीछे हट गया। सिवाय उसके करीब गया। उसने ऑफिसर की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ हल्का सा खींचकर कहा, डर क्यों रहा है, खा थोड़ी जाऊंगा, बस यही तो कह रहा हूँ, अपनी कीमत बोल, तो जितने में बिका है हम तुझे दुगनी कीमत में खरीदेंगे। लेकिन यह पेपर पकड़ और निकल यहाँ से, और अनिरुद्ध को पुलिस स्टेशन बुलाना तो दूर, देखना भी मत। जाओ यहाँ से। ऑफिसर चुपचाप खड़ा रहा और तभी पीछे से एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, देखिए मिस्टर शिवाय रघुवंशी, अगर आप हमारी गवर्नमेंट को जानते हैं तो यह भी जानते होंगे हर एम्प्लॉय घूसखोर नहीं होता। हम बस अपना काम कर रहे हैं। या पेपर कहाँ से मिले, किस डेट को बने, किसने बनवाए, या हमारा काम नहीं। हमारा काम था आपको बताना कि अनिरुद्ध को पुलिस स्टेशन तो आना ही पड़ेगा, और दूसरी बात, यह अनाथ आश्रम भी खाली करना पड़ेगा। वह लोग अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से लड़ लीजिए।
और इस बीच में हम एम्प्लॉय को मत घसीटिए। सिवाय उस एम्प्लॉय को ही देख रहा था, उसकी बातों में दम तो था। सिवाय बोला तुमने अपना काम कर दिया, अब तुम लोग चले जाओ। उस एम्प्लॉय ने सिवाय के सामने खड़े हुए एम्प्लॉय का हाथ पकड़ा और कहा चलो, हमारा यहाँ कोई काम नहीं, जितना हमें करने के लिए कहा था हमने कर दिया। इतना कहकर उसने उस एम्प्लॉय को गाड़ी में बैठाया और फिर वहां से सारी गाड़ियां एक एक करके चली गई। उनके जाते ही शिवाय ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश बोला पुलिस स्टेशन तो जाना पड़ेगा और केस भी हैंडल करना पड़ेगा। शिवाय बोला तो फिर सौर्य को बुला ले। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा हाँ बुला ले, हमारा पर्सनल लॉयर 1 घंटे में। अनिरुद्ध, शिवाय और दिव्यांश तीनों ही पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। अनिरुद्ध कुछ पेपर पर सिग्नेचर कर रहा था। शिवाय और दिव्यांश वहां ऐसे बैठे थे जैसे उन्हीं का पुलिस स्टेशन हो। दोनों भाइयों को डर तो बिल्कुल नहीं लगता था, बल्कि उन दोनों भाइयों का रुतबा देखकर पुलिस स्टेशन वालों को डर लग रहा था। शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा बच्चा हो गया सिग्नेचर। अनिरुद्ध ने एक लास्ट सिग्नेचर किया था। इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाते हुए कहा हाँ अंकल हो गए। दिव्यांश बोला तो फिर चले। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और उनके पास आकर खड़ा हो गया। शिवाय ने पुलिस वालों को देखकर कहा चलते हैं, अब तो केस कोर्ट में ही देखेंगे। इतना कहकर वह शिवाय अपने भाई और अनिरुद्ध के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। शिवाय गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला कटप्पा लग रहे हैं सारे। इतना कहकर वह गाड़ी में बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ सार्थक आज ऑफिस नहीं गया, बल्कि घर में ही आत्माओं की तरह भटक रहा था। यह कह सकते हैं कि उस पर वेदांत की बातों का असर तो हुआ था, लेकिन उसका मेल ईगो सिद्धि के सामने झुकने के लिए मना कर रहा था। वहीं सिद्धि अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली, जैसे तैसे खुद को संभाल कर फ्रेश होकर वापस से बेड पर आकर लेट गई। वहीं सार्थक लिविंग एरिया में बैठा हुआ लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान सीढ़ियों की तरफ ही था। शायद सोच रहा था कि सिद्धि नीचे आएगी और तभी सांझ एक प्लेट लेकर सार्थक के पास आई और उसे थमाती हुई बोली यह लो, मैंने थोड़ा सा पोहा बनाया है, जाकर सिद्धि को दे दो। सार्थक हैरानी से सांझ को देखकर बोला और मेरा पोहा? सांझ बोली तूने तो सुबह नाश्ता किया था ना। लेकिन सिद्धि नीचे नहीं आई, लगता है उसकी तबीयत खराब है। मैं ऊपर चली जाती, लेकिन मुझे मिस्टर खंडेलवाल की पार्टी में जाना है। तुम जाओ, सिद्धि को या खिला दो और अगर उसकी तबीयत खराब हो तो उसे हॉस्पिटल भी लेकर चले जाना। मैं शाम को आकर उससे मिलूंगी। इतना कहकर सांझ ने वंशिका को आवाज लगाई बुआ जी आ जाइए, मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर में वंशिका भी अपनी साड़ी संभालती हुई बाहर आई और बोली हम दोनों ही जाएंगे, रजावत साहब और सौर्य नहीं चलेंगे। सांझ बोली अरे आप तो चलिए, वह दोनों ऑफिस से वहीं आ जाएंगे। इतना कहकर वह सांझ वहां से निकल गई और पीछे छोड़ गई सार्थक को पोहे की प्लेट के साथ। दूसरी तरफ युग गरिमा को एक्सरसाइज करवा रहा था। गरिमा अब काफी हद तक ठीक हो गई थी, अब भी उसके शरीर में कमजोरी थी। युग गरिमा के पैर की एक्सरसाइज करवा रहा था और तभी गरिमा एक थकावट भरी आवाज में बोली बस युग, और नहीं, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। युग बोला थोड़ी सी और एक्सरसाइज, बस थोड़ी सी, मुश्किल से 3 मिनट, उसके बाद चलेंगे यहाँ से। इतना कहकर उसने फिर से गरिमा के पैरों को मूवमेंट कराना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से गरिमा 3 मिनट एक्सरसाइज कर पाई और उसके बाद युग ने उसके पैरों को छोड़ दिया और फिर उसी के पास अलती फलती मारकर बैठ गया। गरिमा गुस्से में युग को देख रही थी। युग ने मुस्कुराकर कहा डार्लिंग, ऐसे देखोगी तो तुम्हारे लिए ही खतरनाक साबित होगा। गरिमा हैरानी से युग को देखकर बोली क्या खतरनाक होगा? युग बोला जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम मेरे पैरों की एक्सरसाइज करवा देना। गरिमा अब भी हैरानी से युग को देख रही थी, जैसे उसे युग की बात समझ ही नहीं आई। और तभी युग ने आंख मारकर कहा ऐसे क्या देख रही हो, मैं तुम्हारी एक्सरसाइज जिम में करवाता हूँ और तुम मेरी एक्सरसाइज बेड पर करवानी होगी। अब जाकर युग की बात गरिमा को समझ आई। वह आंखें फाड़े युग को देख रही थी। फिर उसने युग के बाद ऊपर हल्का सा मारा। कमजोरी की वजह से वह तो ज्यादा मार भी नहीं पाई। युग बोला देखा, कमजोरी की वजह से तुमसे ठीक से लड़ा भी नहीं जा रहा, इसलिए कह रहा हूँ जितने अच्छे से एक्सरसाइज करोगी, जितने हेल्दी फूड खाओगी, उतनी जल्दी मुझे पीट सकती हो। गरिमा ने अब भी कुछ नहीं कहा। युग खड़ा हुआ, उसने गरिमा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो गरिमा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा जैसे लेकर आए थे वैसे लेकर चलो, मेरे अंदर उठकर चलने की हिम्मत नहीं है। युग बोला एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद सारी जिंदगी तुम्हें गोद में लेकर घूमूंगा, लेकिन अभी नहीं, चलो जल्दी से उठो। गरिमा की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि सच में उसे बहुत कमजोरी हो रही थी। वह बोली सच में युग, मैं चल नहीं पाऊंगी। युग बोला बिल्कुल चल पाओगी, चलो कोशिश करो। इतना कहकर उसने गरिमा के दोनों हाथ पकड़ लिए और धीरे से उसे उठाने लगा और गरिमा भी हिम्मत करके उठने लगी और फाइनली वह युग का सहारा लेकर खड़ी हो गई।
युग ने उसे एक तरफ एक साइड से पकड़ा और बोला, अब धीरे धीरे चलो। गरिमा धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन उसके पैरों में दर्द हो रहा था। उसने मासूम सा चेहरा बनाकर युग को देखा और युग ने हल्की सी नाम में गर्दन हिलाई और अगले ही पल गरिमा को गोद में उठा लिया और फिर जिम से बाहर जाता हुआ बोला, या जो तुम मासूम सी शक्ल बनाकर मुझे देखती हो ना, या ठीक नहीं है। ऐसे तो तुम्हें ठीक होने में 15 दिन और लगेंगे। गरिमा बोली, तो मैं क्या करूं? मेरे पैरों में दर्द होता है। युग बोला, तो बर्दाश्त करो। दर्द कितने दिन दर्द होगा? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन ठीक तो हो जाओगी। गरिमा बोली, हाँ, जैसे दर्द बर्दाश्त करना बहुत आसान है, तुम्हें होता तो पता चलता। युग ने गरिमा को हैरानी से देखा और फिर उसे लेकर कमरे में आ गया और उसे बेड पर बैठाते हुए बोला, बात लोगी या मैं कराऊं या मैं हेल्प करूं? गरिमा बोली, ले लूंगी। युग भी गरिमा के पास बैठ गया क्योंकि थक तो वह भी गया था। फिर वह बोला, क्या कह रही थी तुम कि मुझे दर्द होता तो पता चलता? जब तुम कोमा में थी ना, तो 2 साल दर्द बर्दाश्त किया। मैं तुम्हें उस हालत में देख नहीं सकता था, समझ गई? इसलिए आज के बाद बात यह मत कहना कि मुझे दर्द का अंदाजा नहीं, बल्कि तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है। फिजिकल दर्द तो ठीक भी हो जाता है, लेकिन जो चोट दिल पर लगती है ना, वह जल्दी से ठीक नहीं होती। आज भी इन आंखों के सामने वह पल गुजरता है जब तुम मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और तुम्हें गोली लग गई। आज भी तुम्हारे उस एहसान के तले दब जाता हूँ। इतना कहकर युग ने मुंह फुला लिया और चुपचाप घूमकर लेट गया, शायद अपनी थकावट दूर करने की कोशिश कर रहा था। वहीं गरिमा युग की कमर को देख रही थी और महसूस भी कर रही थी कि सच में युग ने तो ज्यादा दर्द बर्दाश्त किया है। उसने अपना एक हाथ युग की कमर पर रखा तो युग बोला, बस बस, अब ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। गरिमा ने अगले ही पल एक पंच बनाकर युग की कमर पर मार दिया और युग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। युग ने पलटकर गरिमा को देखा तो गरिमा ने अपनी दोनों बाहें फैला दी और युग के चेहरे पर फिर से एक मुस्कुराहट आ गई। उसने गरिमा को आराम से अपने पास लिटा लिया और फिर उसके बालों को हल्का हल्का सा हिलाते हुए बोला, गरिमा, बस मैं यह चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ, उसके लिए तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना? गरिमा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। युग बोला, अच्छा बताओ, जब तुम ठीक हो जाओगी तो कहाँ जाना पसंद करोगी? इंडिया में कहीं या बाहर? गरिमा बोली, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ चलते हैं। युग बोला, नहीं, जहाँ तुम कहोगी वहाँ चलेंगे। बताओ कहाँ जाना पसंद करोगी? कुछ सोचकर गरिमा बोली, फिर तो हम ऊटी ही चलेंगे। युग बोला, हाँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद हम ऊटी ही चलेंगे। गरिमा ने एक गहरी सांस ली। अब उन दोनों के बीच खामोशी आ गई थी। धीरे धीरे दोनों को ही नींद आने लगी और दोनों ही दोबारा से सो गए, जबकि अभी 2 घंटे पहले ही उठे थे। यह तो युग का रोज का था। वह गरिमा को रोज सुबह एक्सरसाइज करवाता, उसकी बाथ लेने में हेल्प करता और फिर नहा धोकर 2 घंटे के लिए ऑफिस भी चला जाता था। हालांकि राजवीर ने उसे ऑफिस आने के लिए मना किया था, फिर भी शिवाय और दिव्यांश नहीं थे, इसीलिए उसका ऑफिस आना जरूरी हो गया था। दूसरी तरफ सार्थक अपने हाथ में पोहा पकड़े सिद्धि के कमरे में खड़ा हुआ था और सिद्धि सोफे पर बैठी हुई अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी। हालांकि उसके सिर में बहुत तेज दर्द था। कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि शायद सार्थक उसे मना लेगा, लेकिन सार्थक तो एक नंबर का झूठ था। कुछ सोचकर सार्थक बोला, यह लो माँ, तुम्हारे लिए पोहा बनाकर देकर गई है, खा लो। वैसे भी तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। सिद्धि बोली, मुझे नहीं खाना। सार्थक बोला, देखो, मेरी माँ बहुत अच्छा पोहा बनाती है, इसलिए चुपचाप खा लो। उन्होंने मेरे लिए नहीं बनाया, तुम्हारे लिए बनाया। सिद्धि बोली, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। सार्थक बोला, देखो, तुम नहीं खाओगी तो मैं खा लूंगा। सिद्धि ने गुस्से में कहा, तो फिर खा लो ना, यहाँ लेकर क्यों आए हो? सार्थक बोला, मैं सच में खा लूंगा, मुझे माँ के हाथ का पोहा बहुत टेस्टी लगता है। सिद्धि बोली, सच में खा लो, बस यहाँ खड़े रहो मत, वरना मैं सच में गुस्से में कुछ कर दूंगी। सार्थक जब जानबूझकर सिद्धि के सामने बेड पर बैठ गया और पोहा खाते हुए उसे देखने लगा। सिद्धि को इस वक्त सार्थक दुश्मन दिखाई दे रहा था, लेकिन अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल कर रही थी। सार्थक बोला, एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मैं सारा खा जाऊंगा। सिद्धि बोली, तो खा लो, किसने मना किया है? सार्थक वहीं बेड पर एक शान की तरह बैठकर पूरा पोहा खा गया और पोहा खाने के बाद अपनी जेब से रुमाल निकाल कर मुंह पोंछता हुआ बोला, कुछ भी कहो सिद्धि, लेकिन माँ जैसा पोहा कोई नहीं बना सकता, कोई भी नहीं। आई लव यू।
यू माँ। इतना कहकर वह उठा, उसने अपनी प्लेट उठाई और कमरे से बाहर चला गया। और सिद्धि एक बार फिर उसकी आंखों में पानी आ गया। और तभी सिद्धि का फोन वाइब्रेट हुआ। सिद्धि ने फोन रिसीव किया तो सामने से वेदांत की आवाज आई, सिद्धि रोने का टाइम नहीं है, अब टाइम सार्थक को सबक सिखाने का टाइम है। सिद्धि को कुछ समझ नहीं आया। वह बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आया भैया, आप क्या कह रहे हैं? वेदांत बोला, देखो सिद्धि, मुझसे झूठ मत बोलना और कोशिश भी मत करना। मैं और वामिका दोनों अच्छे से जानते हैं कि तुम सार्थक से बहुत प्यार करती हो। वेदांत अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही सिद्धि बोली, मैं आपके भाई से प्यार नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। आप मुझे डिवोर्स दिला दीजिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वेदांत बोला, शांत हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या चाहती हो कि तुम उसे दे दो डिवोर्स और वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी में प्रिया के साथ आगे बढ़ जाए? सिद्धि भी गुस्से में बोली, हाँ यही चाहती हूँ। वैसे भी मेरे उनकी जिंदगी में होने से वह पूरी तरीके से प्रिया से मिल नहीं पाते। मैं चली जाऊंगी तो आराम से अपनी प्रिया के साथ रहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वेदांत बोला, हो बेवकूफ लड़की, तुम क्या चाहती हो कि तुम रोए और वह हंसते हुए खुश रहे? वेदांत ने इतना ही कहा था कि सिद्धि के दिमाग में वह पल घूम गया जब सार्थक उसके सामने बैठकर पोहा खा गया। वह बोली, चाहती तो हूँ, वह भी इतने ही परेशान हुए जितनी मैं हो रही हूँ। वेदांत बोला, यही तो सुनना चाहता था। देखो तुम डिवोर्स चाहती हो, डिवोर्स होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जाते जाते सार्थक की बैंड तो बजा कर जाओ। सिद्धि बोली, कैसे बजाऊंगी मैं उनकी बैंड? उन्हें तो हर बात पर दांत दिखाने की आदत है, उन्हें तो कुछ समझ नहीं आता। वेदांत बोला, तुम उन्हें मेरी तरीके से समझाओगी तो वह समझ जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है खुद को मानसिक रूप से मजबूत करो। यह अबला नारी की तरह रोना बंद करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। कुछ भी नहीं। सिद्धि की आंखों में थोड़ा पानी बह गया। वह बोली, आप नहीं जानते मैंने क्या खोया है। वेदांत बोला, सब कुछ जानता हूँ, तुमने क्या खोया है। देखो सिद्धि, समझने की कोशिश करो, तुम्हारी गलती नहीं थी। जिस पल तुम सार्थक के करीब गई वह पल बहुत ही स्पेशल होगा। वह अलग बात है कि तुम सुबह उठते ही लड़ने लगी, लेकिन उस वक्त तो तुम दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया। वह पल तो खास था ना, क्या तुमने उस पल को ढंग से जिया नहीं? सिद्धि कुछ नहीं बोली। भला वेदांत से इस बार क्या ही बात करती, और वेदांत ने भी बिना किसी गंदे शब्द का इस्तेमाल करते हुए सिद्धि को समझाने की कोशिश की थी कि वह पल उसके लिए स्पेशल था। सिद्धि को चुप देखकर वेदांत बोला, अच्छा वह सब छोड़ो, हम दोनों मिलकर सार्थक की बैंड बजाएंगे। उसके बाद जब वह तुम्हारे लिए रोएगा, तुम्हारे लिए तड़पेगा, तब उसे समझ आएगा कि तुम कितनी परेशान हो, और तुम फिर उसे डिवोर्स देकर चली जाना, ताकि वह हमेशा इस पछतावे में रहे कि उसने तुम्हें डिवोर्स क्यों दिया। समझ रही हो? सिद्धि बोली, लेकिन यह सब होगा कैसे? वेदांत बोला, तुम अच्छी सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ और मैं बाहर आ रहा हूँ एक सरदार बनकर, तुम मेरे साथ डेट पर चलना। सिद्धि बोली, क्या बात कर रहे हो भैया, अच्छा नहीं लगता? वेदांत बोला, सब अच्छा लगता है, उसे क्या पता कि मैं वेदांत हूँ या तुम्हारा बॉयफ्रेंड। चलो अब अपनी सबसे एक्सपेंसिव और अच्छी ड्रेस पहनकर रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वेदांत ने फोन कट कर दिया। वहीं सार्थक लिविंग एरिया में अपने लैपटॉप को लेकर बैठा हुआ था। उसकी नजर अब भी कहीं ना कहीं सीढ़ियों पर ही टिकी हुई थी। वह बस यह चाहता था कि सिद्धि को मनाना ना पड़े, वह खुद ही मान जाए, लेकिन उसे क्या पता यह तो दुनिया का दस्तूर है कि बीवी को तो मनाना ही पड़ता है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। कहते हैं महादेव ने भी माता पार्वती को कई बार मनाया था। जब वह भगवान होकर अपनी बीवी को मना सकते हैं तो क्या सार्थक नहीं मना सकता? और यह छोटी सी बात सार्थक के दिमाग में घुस नहीं रही थी। उसकी नजर सीढ़ियों के ऊपर ही थी, शायद एक नजर सिद्धि को देखना चाहता था। उसने सीढ़ियों से नजर हटाकर लैपटॉप पर गड़ाई। कुछ देर तक वह लैपटॉप में उंगलियां चलाता रहा और फिर एक बार उसने सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिद्धि ने वन पीस ड्रेस पहना था, पिंक कलर का वन पीस ड्रेस, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह ड्रेस घुटनों से ऊपर ही थी और स्लीवलेस थी। उसमें सिद्धि का रंग निखर कर बाहर आ रहा था। सिद्धि ने चश्मा भी नहीं लगा रखा था, बाल भी खोल रखे थे, कानों में डायमंड इयररिंग्स, हाथ में ब्रेसलेट। सिद्धि को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह सिद्धि है, बल्कि वह तो इस वक्त पटाखा लग रही थी। सार्थक की नजर सिद्धि से हट ही नहीं रही थी। वहीं सिद्धि उस ड्रेस में बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी। उसके एक कान में ब्लूटूथ था जो वेदांत ने कनेक्ट किया हुआ था। वेदांत बोला, वह तुम्हें देख रहा है। सिद्धि ने धीरे से कहा, हाँ बिल्कुल ऐसे जैसे अभी खा जाएंगे। वेदांत बोला, नहीं खाएगा, कुछ देर तक ऐसे ही डरी सहमी सी खड़ी रहो तो वह सच में तुम्हें खा जाएगा।
सिद्धि धीरे से बोली, मतलब मैं समझी नहीं। वेदांत बोला, मतलब मत समझो, चुपचाप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ बिना देखे बाहर की तरफ चली जाओ। वह तुम्हें डेफिनेटली रोकेगा, और जब रोकेगा तो तुम्हें वही बोलना है जो मैंने तुम्हें सिखाया। अगर एक डायलॉग भी इधर से उधर हुआ ना सिद्धि, आई श्योर मैं तुम्हारा डिवोर्स नहीं करवाऊंगा। धीरे से बोली, नहीं नहीं, मुझे इस इंसान से डिवोर्स लेना है। आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। वेदांत फोन पर बोला, तो फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ उतरो, लेकिन सार्थक की तरफ मत देखो। अगर तुम उसकी तरफ देखोगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। उस कुत्ते की नजर ही ऐसी है, समझ रही हो ना। सिद्धि ने हाँ कहा और हाई हील्स के साथ कट कट करती हुई सीढ़ियों से होकर नीचे आ गई। उसने सार्थक की तरफ नहीं देखा और अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक छोटा सा पर्स हिलाती हुई बाहर की तरफ जाने लगी। उसने जैसे ही बड़े से दरवाजे के हैंडल को खोलने को हुई, वैसे ही पीछे से सार्थक बोला, कहाँ जा रही हो तुम? वह भी इतनी छोटी ड्रेस पहनकर। सिद्धि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने उसे महसूस हुआ कि सच में सार्थक अब जरूर जल जाएगा। उसे महसूस हुआ कि सच में सार्थक अब जल गया होगा। उसने पलट कर सार्थक को देखा और बोली, तुमसे मतलब? कहीं भी जाऊं? तुम्हें क्या? सार्थक ने दांत पीसते हुए कहा, तो ऐसी ड्रेस पहनकर बाहर जाओगी? सिद्धि ने हाथ बांधकर गुस्से में कहा, हाँ जाऊंगी। तुमसे मतलब? वैसे भी मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी करूं तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। सार्थक बोला, मैंने तुम्हें वहां ड्रेस पहनने के लिए कहा तो तुम इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, और अब यह 4 इंच की ड्रेस पहनकर बाहर जाओगी? मेरे माँ बाप की इज्जत का ख्याल है या नहीं? सिद्धि ने गुस्से में कहा, अच्छा अपने माँ बाप की इज्जत याद आ गई? मैं छोटे कपड़े पहनूंगी तो तुम्हारे माँ बाप की इज्जत खराब होगी, और खुद प्रिया के साथ मुंह मारते फिरते हो, ओके, तब माँ बाप की इज्जत खराब नहीं होगी। तुम्हारे माँ बाप की इज्जत का ठेका मैंने ले रखा है, तुम्हारे माँ बाप, खुद उनकी इज्जत करो। नहीं करना तो मत करो, मैं अब और घुट घुट कर नहीं जी सकती, अपने हिसाब से जीऊंगी, और जितनी जल्दी हो सके मुझे डिवोर्स दे दो और इस घर से रुखसत करो। सिद्धि की बात सुनकर सार्थक को गुस्सा आया। उसने सिद्धि की बाजू पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा। सिद्धि ने पलट कर सार्थक को देखा और बोली, मेरा हाथ छोड़ो। सार्थक ने कहा, यार ड्रेस चेंज करके जाओ। सिद्धि बोली, मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो, मैं इसी ड्रेस में बाहर जाऊंगी। प्रिया के साथ भी तो ऐसी ड्रेस पहनकर बाहर आती है, तो मेरी ऐसी ड्रेस पहनने में क्या प्रॉब्लम है? सार्थक ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर के बाहर बॉडीगार्ड हैं, वह तुम्हें ऐसे देखेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। चुपचाप जाकर ढंग के कपड़े पहनकर आओ, फिर जहां जाना है चली जाना। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? तुम तो कभी घर से बाहर अकेले नहीं जाती हो, कॉलेज से घर और घर से कॉलेज दोनों जगह अकेले तुम कहीं नहीं जाती। अब कहाँ जा रही हो? सिद्धि बोली, तुमसे मतलब? तुम मुझे बताकर जाते हो कि कहाँ जा रहे हो? नहीं ना, मैं क्यों बताकर जाऊं? मेरे भी फ्रेंड है, मेरा भी चिल करने का मन करता है, मैं भी क्लब जाऊंगी, ड्रिंक करूंगी, डांस करूंगी। ऐसी ही लड़कियां तो तुम्हें पसंद है। सार्थक अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। वह बोला, तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रही हो। सिद्धि ने सार्थक का हाथ झटकते हुए कहा, बकवास मैं कर रही हूँ कि तुम कर रहे हो? तुमने तो खुद ही मुझे ऐसी छोटी सी ड्रेस ला कर दी थी ताकि मैं वहां पहन सकूं, तो अब तुम्हारे अंदर यह टॉक्सिक इंसान कहाँ से निकल कर बाहर आ गया? सार्थक ने गुस्से में कहा, वहां की बात अलग थी, वहां सब नंगे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यह इंडिया है, यहाँ कोई तुम्हें ऐसे देखेगा तो बातें बनाएगा। चुपचाप जाकर यह ड्रेस चेंज कर लो, वरना मैं खुद कर दूंगा। सिद्धि गुस्से में बोली, नहीं करूंगी। क्या कर लोगे? ऐसे ही बाहर जाऊंगी, इनफैक्ट अब तो मैं रोज ऐसे ही ड्रेस पहनकर जाऊंगी, पापा हो या बड़े पापा हो, उनके सामने ऐसे ही रहूंगी, जो करना है कर लो। इतना कहकर सिद्धि पलट कर जाने लगी, तो अब सार्थक से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सिद्धि की बाजू पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा और एक ही पल में झटके से कंधे पर उठा लिया और वहां से ले जाता हुआ बोला, कहा था ना कि तुम खुद या ड्रेस नहीं बदलोगी तो मैं बदल दूंगा, चलो अब तुम्हारी ड्रेस चेंज ही कर देता हूँ। सिद्धि सार्थक की कमर पर मारती हुई बोली, सार्थक छोड़ो मुझे। सार्थक, मैं बता रही हूँ मुझे छोड़ दो वरना ठीक नहीं होगा। सार्थक बोला, तुम्हारा गुस्सा अब मैं कमरे में जाकर देख लूंगा, मैं जितना बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम उतनी ही बोलती जा रही हो। यह छोटी सी ड्रेस पहनकर बाहर जाओगी? मेरे माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। सिद्धि भी गुस्से में सार्थक की कमर पर मारती हुई बोली, मैं क्यों करूं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत की फिक्र, जब तुम खुद अपने माँ बाप की इज्जत की फिक्र नहीं करते? जब मैं पापा को बताऊंगी कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर उस चुड़ैल प्रिया के साथ रंगरेलियां मनाते हो, तब सोचा है क्या होगा? सार्थक सिद्धि को लेकर कमरे में आ गया था।
उसने सिद्धि को लगभग बेड पर फेंकते हुए कहा, और उन्हें बताएगा कौन? सिद्धि अपनी कमर को रब कर रही थी क्योंकि उसे बहुत जोर की लगी थी। वह आंखों में पानी लेकर बोली, मैं बताऊंगी, और कौन बताएगा? और यह भी बताऊंगी कि तुमने मुझे बेड पर फेंका था। सार्थक ने अपना एक घुटना बेड पर रखा और सिद्धि के थोड़ा सा करीब आते हुए बोला, और क्या बताओगी? सिद्धि थोड़ा पीछे हटकर बोली, यही कि तुम प्रिया के साथ रंगरेलियां मनाते हो, उसी के साथ मुंह मारते हो। वह तुम्हारे पीछे पीछे वहां भी आ गई। जब सब कुछ बताऊंगी तो फिर देखते हैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत कितनी बचती है। सार्थक ने अगले ही पल सिद्धि का पैर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके ऊपर झुकता हुआ बोला, अब मैं तुम्हें किस करूंगा, या भी बता देना तुम्हारे करीब आऊंगा, या भी बता देना तुम्हारी ड्रेस चेंज करूंगा, या भी बता देना। इतना कहकर उसने सिद्धि की कमर पर हाथ लगाया तो सिद्धि ने अपने दोनों हाथों से पूरी जान लगाकर सार्थक को खुद से दूर किया और दूर खड़ी होकर गुस्से में बोली, मेरे करीब आए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सच कहती हूँ, या तो सुसाइड कर लूंगी या तुम्हारे सिर में उठाकर कुछ मार दूंगी। अगर मेरे साथ बदतमीजी की तो एक खून हो जाएगा, या तो तुम्हारा या फिर मेरा। एक बार फायदा उठा चुके हो, बार बार फायदा उठाने नहीं दूंगी। सार्थक, तुम ही तो इतनी शर्म भी नहीं आती कि तुम जिस लड़की के पीछे पागल हो वह तुम्हें शादी के बीच में छोड़कर चली गई। उसके बाद भी बेशर्म की तरह उससे हंस हंस कर बातें कर रहे हो, उसके साथ पार्टी में जाते हो, क्लब में जाते हो, थोड़ी भी शर्म नहीं आती? यह सारी बातें वामिका और वेदांत ऑफिस में बैठे हुए सुन रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी और तभी वेदांत ने फोन कट कर दिया। वामिका ने हैरानी से वेदांत को देखा तो वेदांत ने वामिका की बाजू पकड़कर अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, वह दोनों अपना पर्सनल मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं, हमें ऐसे उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। वामिका बोली, मूवमेंट एंजॉय कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वेदांत ने अपनी पकड़ वामिका पर कसते हुए कहा, एंजॉय कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो थोड़ी देर में करेंगे। वह सब छोड़ो, यह बताओ यह सब कब होगा? इतना कहकर उसने अपनी पकड़ थोड़ी और कसी। वामिका ने जवाब नहीं दिया लेकिन उसके गाल हल्के से लाल हो गए। वहीं दूसरी तरफ बैठे हुए एक तरफ सिद्धि गुस्से में खड़ी हुई सार्थक को देख रही थी और दूसरी तरफ सार्थक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर सिद्धि को देख रहा था। वह खुद से बोला, 2 साल में इतनी नहीं बोली जितना आज बोला। सार्थक ने अपनी कमीज का एक बटन खोला और सिद्धि की तरफ बढ़ता हुआ कहने लगा, सिद्धि, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज्यादा। मुझे तो पता ही नहीं था इस चश्मे के पीछे मेरी इतनी खूबसूरत सिद्धि है। वहीं सिद्धि सार्थक को देखकर बेड पर चढ़ गई और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, मैं कह रही हूँ सार्थक, मेरे करीब मत आना। मैं सच कहती हूँ, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगी। मुझे बस इस घर से जाना है, तुमसे डिवोर्स चाहिए। सार्थक ने अपनी कमीज का एक बटन और खोला और बेड के ऊपर चढ़ गया और सिद्धि बेड से नीचे उतरकर बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन उसने दरवाजे के हैंडल को छुआ ही था कि सार्थक ने उसकी कमर पकड़कर वापस खींच लिया और सिद्धि की कमर सार्थक के सीने से जा लगी। सिद्धि की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वहीं सार्थक को एक ही रात में सिद्धि की कमजोरी का पता चल गया था। उसने अपना एक हाथ सिद्धि की कमर पर लपेटा और खुद के नजदीक कर लिया। फिर उसके कान में धीरे से कहा, कहाँ जा रही हो? सिद्धि कुछ बोली नहीं। वह तो अपने दिल की धड़कनें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसे इस वक्त बहुत घबराहट हो रही थी। उसने अपनी ड्रेस पर अपनी पकड़ बना रखी थी। वहीं सार्थक ने अपने सीधे हाथ से सिद्धि के गालों पर उंगलियां चलाते हुए कहा, जहां जाना है चले जाना, लेकिन ड्रेस चेंज करके आओ। सिद्धि ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया, पलटने को हुई लेकिन उससे पहले ही सार्थक ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी और उसकी गर्दन पर हल्का सा चूम लिया। सिद्धि के तो रोंगटे खड़े हो गए, घबराहट के मारे उसकी आंखें हल्की नम हुई। बेशक वह सार्थक से गुस्सा थी लेकिन प्यार भी बहुत करती थी, और यह प्यार उसे कब हुआ उसे खुद भी नहीं पता था। सार्थक ने सिद्धि को धीरे से सीधा किया और उसके माथे से अपना माथा लगाकर बहुत प्यार से बोला, अच्छा सॉरी, मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम्हें बेकार में शक हो रहा है। सिद्धि को तो जैसे सार्थक की बातें इफेक्ट कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसे वेदांत की कोई बात याद आई। उसने सार्थक के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, ना मुझे तुम चाहिए और ना सॉरी, मुझे बस डिवोर्स चाहिए, समझे तुम? सार्थक हैरानी से सिद्धि को देख रहा था। एक तो सार्थक ने इतनी मुश्किल से अपने एटीट्यूड को एक साइड रखा और सिद्धि से सॉरी कहा और सिद्धि मानने के लिए तैयार नहीं थी। सिद्धि ने घूमकर सार्थक को देखा
कपबोर्ड के पास आई, उसमें से एक साड़ी निकाली और उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा बंद हुआ, वैसे ही सार्थक ने अपनी आंखें बंद की और फिर जोर से बोला, अब अच्छी बहू की तरह ढंग से तैयार होकर बाहर जाना। तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोक रहा और ना ही कोई तुम पर हुक्म चलाना चाहता है। जरा मेरे माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखा करो। इतना कहकर वह कमरे से बाहर की तरफ जाने लगा और तभी उसके कानों में सिद्धि की आवाज पड़ी, हाँ बिल्कुल, जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक तो मैं तुम्हारे घर की इज्जत का ख्याल रखूंगी, लेकिन जैसे ही डिवोर्स हुआ उसके बाद 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहूंगी। भाड़ में गए तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा घर। सार्थक को गुस्सा आया। वह सीधा वॉशरूम के दरवाजे पर गया और उसने गुस्से में अपना एक पंच दरवाजे पर मारना चाहा और तभी दरवाजा खुल गया। सामने सिद्धि खड़ी थी। सिद्धि ने सार्थक का हाथ देखा तो हाथ बांधकर बोली, मतलब अब मुझे मारने का इरादा है? हाथ उठाने की कसर रह गई थी, वह भी पूरी कर लो। मार ही दो मुझे, बातों से तो रोज मारते हो, आज हाथों से भी मार कर देख लो। सार्थक पहले तो सिद्धि को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। बेबी पिंक कलर की साड़ी में क्या लग रही थी सिद्धि, इसमें दो राय नहीं थी कि सिद्धि बहुत खूबसूरत थी। सार्थक मन में खुद से ही बोला, यह पिंक ही क्यों पहन रही है, इसके पास कपड़े नहीं हैं। और तभी उसके कानों में सिद्धि की आवाज आई, खड़े क्यों हो, मारो ना। सार्थक बोला, एक रपटा दूंगा सो जाओगी, मारो ना। जानती नहीं वह कितना तेज लगता है, तुम्हें नहीं मार रहा था, दरवाजे को मार रहा था। सिद्धि बोली, कितना झूठ बोलते हो, क्यों इतना झूठ बोलते हो? खैर मुझे क्या, डिवोर्स दे कर चली जाऊंगी, फिर आराम से दीवारों को, दरवाजों को, खिड़कियों को, जिसे चाहे उसे मारना। इतना कहकर उसने सार्थक को अपने आगे से हटाया और अपनी साड़ी संभालती हुई बाहर की तरफ जाने लगी। सार्थक भी उसके पीछे पीछे चला गया। सिद्धि सीढ़ियों से उतर रही थी, सार्थक भी उसके पीछे पीछे उतर रहा था। और फिर सार्थक बोला, तुम पिंक क्यों पहनती हो? यह सुनकर सिद्धि के कदम रुक गए। सार्थक ने भी झटके से ब्रेक मारी, नहीं तो वह सिद्धि के ऊपर जाकर गिरता। सिद्धि ने पलटकर सार्थक को देखा तो सार्थक बोला, रुकी थी तो नोटिस देकर रुकती ना, वरना मैं सीधा तुम्हारे ऊपर गिरता और फिर तुम कुछ ना कुछ बोलती। सिद्धि ने दांत पीसते हुए कहा, अब कलर भी मैं तुमसे पूछ कर पहनूंगी। सार्थक बोला, मैं सिर्फ यह कह रहा था कि तुम्हें शार्ट ड्रेस जो पहनी थी वह भी पिंक कलर की थी, साड़ी भी पिंक कलर की है, तुम्हारा पिंक कलर फेवरेट है। सिद्धि की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वह बोली, आपको अपनी बीवी का फेवरेट कलर नहीं पता? सार्थक अब चोर नजरों से सिद्धि को देखने लगा और तभी सिद्धि बोली, प्रिया का फेवरेट कलर कौन सा है? सार्थक भी एक नंबर का बेवकूफ था, उसने बिना सोचे समझे कहा, नेवी ब्लू। यह सुनकर सिद्धि ने गुस्से में सार्थक को देखा और सार्थक ने अपने दांतों तले जीभ दबा ली। फिर बोला, मुझे क्या पता उसका कौन सा फेवरेट कलर है, मैं क्या उसके फेवरेट कलर पूछने उसके पास जाता हूँ। इतना कहकर सार्थक सिद्धि को हटाने लगा तो सिद्धि ने एक उंगली दिखाई और सीढ़ियों पर चढ़ी और सार्थक सिद्धि से थोड़ा डर गया और वह एक कदम पीछे हटा। सिद्धि एक और सीढ़ी चढ़ी और सार्थक फिर से उल्टा एक कदम ऊपर चढ़ गया। सार्थक बोला, या तो मुझे डराना बंद करो, समझी? सिद्धि भी दांत पीसते हुए बोली, अभी कमरे में मुझे कौन डरा रहा था? हाँ, इतना कहकर वह एक और कदम सार्थक के आगे बढ़ी और सार्थक सिद्धि से एक कदम ऊपर चढ़कर बोला, देखो सिद्धि, मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ, कमरे से बाहर हो, इसलिए बची हुई हो, कमरे में होती तो बताता कौन किसे डराता है। सिद्धि ने दांत पीसते हुए कहा, शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती। बीवी का फेवरेट कलर नहीं पता, लेकिन उस चुड़ैल प्रिया का फेवरेट कलर पता है। सार्थक हैरानी से बोला, यार तुमने तो उसका नाम ही चुड़ैल रख दिया। सिद्धि बोली, क्योंकि वह चुड़ैल ही है, डायन, चुड़ैल, भूतनी डायन कहीं की। मेरा घर खा गई, अब खा गई तो खा गई, अब तो मैं तुम्हें डिवोर्स देकर रहूंगी। इतना कहकर वह पलटी और तेज कदमों से सीढ़ियों से होती हुई बाहर की तरफ जाने लगी और तभी सार्थक बोला, सपने देख रही हो, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा? सिद्धि ने भी बिना पलटे कहा, देना तो पड़ेगा ही, वरना माँ बाप को सब कुछ बता दूंगी। इतना कहकर सिद्धि वहां से वहीं सार्थक सिद्धि को जाते हुए देख रहा था और तभी उसका फोन रिंग हुआ। सार्थक ने फोन रिसीव किया तो वह वेदांत का कॉल था। वेदांत बोला, सिद्धि कहाँ है, उसका फोन नहीं मिल रहा। सार्थक ने कहा, बाहर गई। वेदांत ने हैरानी से पूछा, बाहर गई? लेकिन वह तो कभी बाहर नहीं जाती। मेरे कहने का मतलब है कि उसका तो कोई दोस्त नहीं है, तो वह बाहर किसके साथ गई? सार्थक ने कहा, मुझे क्या पता किसके साथ गई होगी, अपनी किसी फ्रेंड के साथ। वेदांत बोला, सार्थक, वह जिस सिचुएशन में है ना, उस सिचुएशन में लड़कियां अक्सर गलत कदम उठा लेती हैं, उसका ध्यान रखो, वरना सिवाय पछतावे के तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा।
सार्थक बोला, वह उस टाइप की नहीं है, मैं जानता हूँ, चाहे वह कितना भी गुस्सा कर ले उल्टा सीधा कुछ नहीं करेगी। वेदांत बोला, तुम्हें कैसे पता? सार्थक ने कहा, आज तक नहीं किया तो अब क्यों करेगी? वेदांत बोला, आज से पहले तो उसने तुमसे डिवोर्स भी नहीं मांगा था। खैर मुझे क्या, तू जाने और सिद्धि जाने, लेकिन उसने अपने साथ कुछ भी उल्टा सीधा कर लिया तो उसकी जिम्मेदारी बस तुझ पर होगी। इतना कहकर वेदांत ने कॉल कट कर दिया। वैसे भी वेदांत को बस सार्थक के दिमाग में यह बात डालनी थी कि सिद्धि कोई गलत कदम ना उठा ले, और उसने यह बात डाली थी। सार्थक जब भागता हुआ बाहर आया तो वहां उसे सिद्धि दिखाई नहीं दी। उसने एक बॉडीगार्ड को देखकर कहा, सिद्धि कहाँ है? बॉडीगार्ड बोला, सरवा एक गाड़ी आई थी, उसमें एक लड़का था, मैडम उसी के साथ चली गई। यह सुनकर सार्थक ने दांत पीसते हुए कहा, कहाँ गई वह? बॉडीगार्ड बोला, सर मुझे नहीं पता। सार्थक ने फिर से गुस्सा करते हुए कहा, उसे रोक नहीं सकता था? बॉडीगार्ड बोला, आपकी बीवी है, आप रोकिए। सार्थक ने गुस्से में उस बॉडीगार्ड को उंगली दिखाई और बोला, बहस करेगा मेरे साथ? बॉडीगार्ड बोला, आपकी बीवी है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ऊपर से आप मुझ पर ही चिल्ला रहे हैं। देखिए सर, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने वेदांत सर से कह दिया था कि गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जाकर रजावत साहब से कह दूंगा कि आप मेरे साथ बदतमीजी से पेश आ रहे थे। सार्थक आंखें फाड़े उस बॉडीगार्ड को देख रहा था। वह बोला, बड़े पापा को कुछ कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगा। इतना कहकर वह एक दूसरी गाड़ी की तरफ गया और खुद में बड़बड़ाने लगा, यार अब तो नौकर भी डायलॉग मारते हैं। इतना कहकर वह गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। उसे यह नहीं पता था कि सिद्धि कहाँ है, लेकिन जब उस बॉडीगार्ड ने यह बोला कि सिद्धि मैम तो किसी लड़के के साथ चली गई, सार्थक को सच में टेंशन हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक गाड़ी अनाथ आश्रम के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी में से शौर्य बाहर आया। उसने एक बार अंगड़ाई तोड़ी और दरवाजे की तरफ देखकर बोला, कहाँ हो तुम दोनों? और तभी अंदर से एक आवाज आई, अरे अंदर ही है, आजा। शौर्य अनाथ आश्रम के अंदर चला गया और फिर कॉरिडोर से होता हुआ बोला, कहाँ अंदर हो? बाहर आ रहे हो या मैं जैसे आया था वैसे चला जाऊं? और तभी कमरे में से शिवांगी निकली और शौर्य को देखकर खुश हो गई। वह भागते हुए शौर्य के पास गई और उसे गले लगाकर बोली, मामू आप आ गए। शौर्य ने शिवांगी के माथे के बालों को चूम लिया और बोला, अब मेरी शिवांगी मुसीबत में है और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? और तभी अनिरुद्ध कमरे से बाहर आया। वह हैरानी से शौर्य को देख रहा था। शौर्य की नजरें भी अनिरुद्ध पर टिकी हुई थी। एक पल के लिए उसे अनिरुद्ध का पहले वाला चेहरा याद आ गया। फिर उसने अनिरुद्ध से कहा, कैसे हो अनिरुद्ध? अनिरुद्ध बोला, जी ठीक हूँ। आप? इतने में शिवांगी ने कहा, यह शौर्य मामू मतलब मेरे मामू नहीं, अभिमान भाई के मामू है, पर उस हिसाब से मेरे भी मामू हुए ना, यही तुम्हारा केस हैंडल करेंगे। अनिरुद्ध बोला, आप लॉयर हो? शौर्य ने ना में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध छोटी आंखें करके शौर्य को देख रहा था और तभी अनिरुद्ध के पीछे से सिवाय बोला, अरे लॉयर ही है, इनफैक्ट सबसे बड़ा लॉयर तो दुनिया में है ही नहीं, इसके बिना हम केस नहीं जीत सकते। इतना कहकर उसने शौर्य की बाजू पकड़ी। शौर्य के पास आया, उसकी बाजू पकड़ी और बोला, चलना, तू मेरे कमरे में चल, बैठ कर बातें करते हैं। शौर्य ने कहा, अनिरुद्ध से बात तो करने दे। सिवाय बोला, अरे अनिरुद्ध से बात बाद में करना, तू चल मेरे साथ। सिवाय शौर्य को देखकर कमरे में आ गया। कमरे में दिव्यांश, अभिमान, हर्षवर्धन और डैनी चारों मौजूद थे। शौर्य ने सबसे पहले हर्षवर्धन को देखकर हाथ जोड़े, हर्षवर्धन के पास आया, उसके पैर छुए और बोला, कैसे हो चाचू? हर्षवर्धन ने कहा, ठीक हूँ, बैठ। इतना कहकर उसने अपने पास शौर्य को बैठा लिया। शौर्य ने सिवाय को देखकर कहा, अनिरुद्ध से बात क्यों नहीं करनी दी? सिवाय बोला, मुझे एक ही बात कितनी बार बतानी पड़ेगी, उसे कुछ भी याद नहीं, और तू उससे कह रहा था कि मैं लॉयर नहीं हूं, तो क्या वह तुझ पर विश्वास करेगा? अरे लायर ना सही, लायर तो है, झूठ तो बोल सकता है ना, वैसे भी इस केस को झूठ बोलना बोल कर ही लड़ना है। अब प्लीज अब जल्दी से लड़ और फिर हम अपने अनिरुद्ध को लेकर वापस चलते हैं। शौर्य ने एक नजर हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन ने कहा, इस बार मैं शिवाय से एग्री करता हूँ, कुछ भी करके यह केस सुलझा दे और फिर अनिरुद्ध को लेकर वापस चलते हैं। अपनी शिवांगी की और अनिरुद्ध की शादी धूमधाम से करेंगे। शौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाई। कुछ देर तक सब बातें करते रहे और तभी शौर्य ने एकदम से शिवाय को देखकर कहा, अरे मैं भूल गया, तेरी छुई मुई तुझे फोन कर रही थी, लेकिन तेरा फोन मिल नहीं रहा था, उससे बात कर ले। यह सुनकर शिवाय की तो जैसे हवा ही निकल गई। वह बोला, कब कर रही थी? शौर्य ने कहा, कल रात से कर रही है। शिवाय ने बच्चा सा मुंह बनाकर कहा, साले तो अब बता रहा है, अब तो मुझे फोन पर ही खा जाएगी। शिवाय ने अपना फोन निकाला और वहां से चला गया। उसके जाते ही शौर्य ने दिव्यांश को देखकर कहा,
बातें हो रही हैं तेरी दृष्टि से। दिव्यांश ने ना में गर्दन हिलाई और अगले ही पल उसने भी अपना फोन निकाला तो उसमें दृष्टि के बहुत सारे मैसेज थे जो उसने खोले नहीं थे। दिव्यांश बोला, साले तूने आने के साथ ही हम दोनों भाई की वाट लगा दी। इतना कहकर वह भी कमरे से निकल गया और तभी वहां अनिरुद्ध और शिवांगी आए। शौर्य कुछ देर तक अनिरुद्ध को ही देखता रहा। अनिरुद्ध को भी शौर्य के साथ एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। अनिरुद्ध ने एक चेयर खींची और आकर सौर्य के पास बैठ गया और बोला, तो आप मेरा केस लड़ेंगे? और सौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपना एक हाथ अनिरुद्ध के गाल पर लगाया जो जला हुआ था। फिर वह बहुत प्यार से बोला, बेटा दर्द होता है? अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिला दी और तभी डैनी बोला, अरे मेरा बेटा शेर है, दर्द नहीं होता है। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। वहीं दूसरी तरफ शिवाय फोन को कान पर लगाकर इधर-उधर घूम रहा था और तभी आर्या ने फोन रिसीव करके कहा, मिल गई फुर्सत? शिवाय बोला, सॉरी जाने मन। आर्या गुस्से में बोली, शिवाय तुम एक बार वापस आ जाओ फिर तुम्हारा जाने मन मैं निकाल दूंगी। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।